हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां से आगामी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी ही कन्फ्यूजन भरा चैप्टर है। इसलिए इस चैप्टर को हम शुरू से लेके लास्ट तक पूरी स्टोरी के साथ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसान हो। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी जो है कन्फ्यूजन भरा हुआ रहता है। इस कन्फ्यूजन को आज हम दूर करेंगे कि कब गवर्नर का पद आया था, भारत का पहला गवर्नर कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, भारत का पहला वायसराय कौन था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन था, स्वतंत्र भारत के बाद कौन सा गवर्नर बना। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और बात करने से पहले एक छोटा सा शेर, क्योंकि एक स्टूडेंट की फरमाइश है कि सर एक शेर है, थोड़ा उसे ज़रूर बोल दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। ये उसकी खूबी है जो बस ये उसकी खूबी है जो बस मैं जानता हूँ। ये उसकी खूबी है जो बस मैं जानता हूँ। वो लड़की रोने से पहले हंसती ज़रूर है। वो लड़की रोने से पहले हंसती ज़रूर है। और तुम्हारी वाली अलग है, ये वहम है तुम्हारी। और तुम्हारी वाली अलग है, ये वहम है तुम्हारी। नागिन कैसी भी हो डसती ज़रूर है। नागिन कैसी भी हो डसती ज़रूर है। ठीक है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा नागिन से। नागिन को ज़्यादा दूध मत पिलाइए, क्योंकि दूध नागिन पीती नहीं है, और पी भी लेगी तो डसेगी ज़रूर। तो आइए टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन की। तो ब्रिटिश शासन जो है, इस ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई, कैसी हुई और कैसे इसकी समाप्ति होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भारत के अंदर 1707 में बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे जो है मुगल वंश का पतन होना शुरू हो जाता है। और उस मुगल वंश के पतन होते होते कुछ जो भारत के छोटे छोटे राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र कर लिए, जिसमें एक बंगाल भी था। बंगाल में सिराजुद्दौला का जब शासन चल रहा था, उसी समय बंगाल में होता है प्लासी का युद्ध 1757 में। प्लासी के युद्ध में, जो कि एक षड्यंत्रकारी युद्ध था, उसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया, जिसमें उसके सेनापति मीर जाफर का विश्वासघात था, जिसकी वजह से बंगाल में ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश हुकूमत क्या हो गया, सक्सेस हो गया, कामयाब हो गया और अपनी सत्ता स्थापित कर ली। उसके बाद आता है 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत के 3 शासकों को हराया। बंगाल के नवाब मीर कासिम को, जो कि मीर जाफर के बाद मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया था। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम को, ठीक है, मीर जाफर तो उसका सेनापति था। तो बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम को पराजित किया, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। ये तीनों की संयुक्त सेनाओं को बक्सर के युद्ध में पराजित करने के बाद अब ब्रिटिश सत्ता भारत में पूरी तरीके से मजबूत हो जाती है। यानी पहले युद्ध में केवल एक नींव पड़ता है, मगर असली साम्राज्य की शुरुआत होती है बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, तो जब प्लासी का युद्ध होता है, उसी समय बंगाल में अंग्रेजों ने गवर्नर का पद लाया था। ठीक है, तो भारत में बंगाल का पहला जो गवर्नर था वो बना था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। उसी के साथ जो है धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होने लगती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी के युद्ध में एक जो पद निकलकर हमको देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये जो गवर्नर का पद आता है वो कहाँ से आता है, प्लासी युद्ध। और ये प्लासी युद्ध कब होता है, 1757 में। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में गवर्नर का पद आता है। ध्यान रखिएगा कि जब बंगाल में गवर्नर का पद होता है, तो इस तरह से भारत के अंदर 3 प्रेसिडेंसियां हमको देखने को मिलती है। 3 प्रेसिडेंसियां, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। तीनों प्रेसिडेंसियां अलग अलग होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होता है, जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी है, इस मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को ऐड करके मर्ज कर दिया जाता है, किसमें,
बंगाल प्रेसिडेंसी में। जब बंगाल प्रेसिडेंसी में ऐड होता है तो अब बंगाल का जो गवर्नर था अब वो गवर्नर नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर और भी शक्ति आ गई। अब वो पूरे भारत को हैंडल कर रहा है वहीं से बैठकर। पहले तीनों अलग अलग जगहों पे बैठकर पूरे भारत को हैंडल करते थे, अब अकेला कौन करेगा? अब बंगाल पूरे भारत को हैंडल करेगा। इसलिए बंगाल का जो गवर्नर है उसकी शक्ति को बढ़ा दिया गया। जब शक्ति बढ़ा तो उसके पद में भी थोड़ा इजाफा कर दिया गया। अब गवर्नर की जगह पे गवर्नर जनरल का पद ला दिया गया। ठीक है, गवर्नर की जगह पे क्या ला दिया गया? गवर्नर जनरल। तो बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस एक्ट के तहत लाया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लाया गया था। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये जो है कि अकेला शासन कर रहा था पूरे भारत पर। ठीक है, और कहलाता क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, ये ठीक नहीं लग रहा था कि बंगाल में बैठकर पूरे भारत पर शासन, और हम पर्सनली किसी एक राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए 1833 में 1833 का एक एक्ट आता है। 1833 का एक एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसे क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो ध्यान दीजिए, कंपनी के शासन में बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल, ये तीनों किसके अधिकार क्षेत्र में काम करते थे? कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन करने वाले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो बंगाल के गवर्नर होते थे, वो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, वो भारत के गवर्नर जनरल होते थे। इन तीनों के अंडर, ये तीनों किसके अंडर में? कंपनी के शासन में काम करते थे। उसके बाद हो जाता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति होते ही महारानी को एक बहाना मिल जाता है। क्यों? क्योंकि महारानी पहले से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटाना चाहती थी। इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसको मैंने भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से भेजा था, ऐसा ना हो कि वो हमसे ताकतवर हो जाए और एक दिन भारत के साथ साथ ब्रिटेन पर खुद वो अधिकार कर ले और हमारी शक्ति कम पड़ जाए और उसकी शक्ति बढ़ जाए। तो इस वजह से महारानी को एक बहाना चाहिए था कि कोई बहाना मिले जिससे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर कर दें, उसे केवल व्यापार तक सीमित रखिए। और वो बहाना मिल गया 1857 की क्रांति। महारानी ने कहा कि तुम लोग की वजह से भारतीयों ने जो कि हमारे खिलाफ क्रांति छेड़ दिया, अगर यही रहा तो हमें भारत से बोरा बिस्तर बांधना पड़ जाएगा। हमने तुम्हें भारत में व्यापार करने के लिए भेजा और तुम यहाँ पर आकर क्या कर रहे हो? तो अब से तुम सिर्फ भारत में व्यापार करोगे, भारत में सिर्फ व्यापार करोगे। अगर व्यापार से कुछ ज्यादा करने का प्रयास किए तो भारत से हम तुम्हें बाहर कर देंगे। ठीक है, ऐसे में महारानी भारतीयों की सहानुभूति भी पाली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर कर दी। और महारानी ने एक एक्ट लाया 1858 का भारत शासना अधिनियम। तो भारत शासना अधिनियम के तहत महारानी गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल के पद को बदलकर भारत के वायसराय में बदल दिया। तो भारत का जो वायसराय है ये पद कहां से आया था? तो ये पद था 1858 के भारत शासना अधिनियम। भारत शासना अधिनियम 1858 के भारत शासना अधिनियम के तहत महारानी के द्वारा एक एक्ट लाया गया। उस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर भारत का वायसराय नामक पद लाया गया। और भारत का वायसराय नामक पद जो है वो किसके अंडर में शासन करता है? महारानी के अंडर में शासन करता है। ठीक है, तो ये सॉरी 1833 वायसराय, ये तो गवर्नर जनरल है। यहाँ पे मैं गवर्नर नहीं लिखना था। एक मिनट, मैं भारत का गवर्नर 2 बार लिख दिया हूँ। किधर गया तू किधर गया, ये लाइन नहीं रहेगा, इसी को हटा देते हैं बीच में से। भारत का ये वायसराय है, वायसराय, ये वायसराय है। और ये कब आया था? ये 1858 के भारत शासना अधिनियम। ठीक है, अब ठीक है,
क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल का पद तो हम यहाँ पे ला दिए थे, अब वायसराय का पद आता है। तो भारत का जो वायसराय है वो महारानी के अंडर में काम करता है। किस एक्ट के तहत लाया गया था ये पद? 1858 के भारत शासना अधिनियम के तहत। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, उसके बाद भारत हमारा आज़ाद होता है। भारत हमारा कब आज़ाद होता है? 1947 में। 1947 में आज़ाद होने के बाद, ठीक है, 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद अब वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। अब वायसराय के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और वायसराय के पद को समाप्त करने के बाद जो हमारा स्वतंत्र भारत होता है, तो उस स्वतंत्र भारत में फिर से एक बार पुनः जो है कि क्या आता है? गवर्नर जनरल का पद आ जाता है। तो गवर्नर जनरल का पद आता है 1947 के बाद एक बार फिर से, और ये चलता है 1950 तक। 1950 के बाद भारत में क्या आता है? भारत में चुनाव ग्रहण होती है। चुनाव के तहत अब भारत में राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है। ठीक है, तो यानी पे गवर्नर जनरल काम करते थे, अब वहाँ पे भारत में राष्ट्रपति जो है काम करना शुरू कर दिए। तो ये ओवरऑल था कि भारत में कहाँ से और कैसे जो है गवर्नर जनरल और वायसराय का पद आता है। गवर्नर का पद प्लासी युद्ध के बाद से आया था, यानी प्लासी युद्ध में आया था। बंगाल का गवर्नर जो था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। भारत का गवर्नर जो था 1833 के एक्ट के तहत आया था। भारत में वायसराय का जो पद आया था वो 1858 के भारत शासना अधिनियम के तहत आया था। और स्वतंत्र भारत के बाद एक बार फिर से गवर्नर जनरल के पद को ला दिया गया था। ठीक है, तो इसको अगर नोट करना है तो नोट करिए, बस स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, फास्ट। चलिए अब आइए, अब हम बात करेंगे कि कंपनी के अंडर में, अभी हमने बताया कंपनी के अंडर में कौन शासन करता है, महारानी के अंडर में शासन कौन करता है। बंगाल का पहला और बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल क्या है, अब इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कंपनी के शासन में बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल काम करते हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था, ठीक है, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वो वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जो 1757 की प्लासी के युद्ध 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद बना था, रॉबर्ट क्लाइव। और 1772 में जो है गवर्नर का पद रहता है। तो अंतिम बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग होता है। अब जो वारेन हेस्टिंग होता है बंगाल का अंतिम गवर्नर, इसी के समय में ये पद लाया जाता है क्या, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसलिए बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, तो बंगाल का अंतिम जो गवर्नर था वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया जाता है, जो कि वारेन हेस्टिंग होता है। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है और ये पद चलता है 1882 तक। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि 1882 तक रहता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ही 1833 का एक्ट आता है। उस एक्ट के तहत अब जो बंगाल का गवर्नर था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो यही चूंकि बंगाल का अंतिम जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग को ही भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सब में जो अंतिम था वही उसका प्रथम बनता है। अच्छा, उसके बाद 1857 की क्रांति तक ये गवर्नर जनरल का पद रहता है और अंतिम गवर्नर जनरल जो होता है वो लॉर्ड कैनिंग होता है। यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही भारत में 1857 की क्रांति होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में पूछी जाती है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, भारत का मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर था। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखना। अब 1857 की क्रांति हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में और लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में महारानी ने क्या ला दिया था, भारत शासन अधिनियम 1858 का। अब 1858 के अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, उसी को भारत का वायसराय बना दिया गया। यानी कि जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था वही भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त कर दिया गया। तो भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अच्छा, अब लॉर्ड कैनिंग के बाद जो है देखा जाए तो अंतिम जो वायसराय होता है वो लॉर्ड माउंटबेटन होता है। कौन होता है, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का
अंतिम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अब लॉर्ड माउंटबेटन के बाद 1947 में देश आज़ाद होता है, तो आज़ाद होते ही वायसराय, गवर्नर, गवर्नर जनरल, इन सारे पदों को समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त कर तो दिया जाता है, देश आज़ाद भी हो जाता है, मगर देश पूरी तरीके से आज़ाद नहीं होता है। ठीक है, भारत अभी भी ब्रिटेन का एक अधिराज्य, मतलब आधा राज्य है। अभी भी भारत पर ब्रिटेन का आधा राज्य, मतलब आधा हुकूमत चल रहा है। अभी भी भारत के ऊपर, क्योंकि भारत का संविधान नहीं बना है, इसलिए भारत के ऊपर भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत नियम और कानून चल रहा है, जो कि ब्रिटिश के द्वारा है, महारानी के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी भी भारत आज़ाद तो हो गया, मगर अभी भी महारानी के नियम कानून पर ही देश चलता है, जब तक कि भारत का संविधान नहीं बन जाता है। तो देश की आज़ादी यानी 1947 में होता है, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड माउंटबेटन। अब चूंकि भारत का अंतिम वायसराय जो होता है वो लॉर्ड माउंटबेटन होता है, और लॉर्ड माउंटबेटन को ही स्वतंत्र भारत का प्रथम क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल, यानी वायसराय को खत्म करके एक बार फिर से क्या ला दिया जाता है? गवर्नर जनरल का पद ला दिया जाता है। तो पहला जो गवर्नर जनरल बनता है स्वतंत्र भारत का, वो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन क्या था? ये अंतिम वायसराय था। ठीक है, अंतिम वायसराय को ही भारत का, स्वतंत्र भारत का क्या बना दिया जाता है? प्रथम गवर्नर जनरल। अब उसके बाद 1950 तक ये चलता है, 1950 तक तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो होता है वो लॉर्ड माउंटबेटन होता है, और स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, जब पूछिए आपसे स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था राजगोपालचारी। कौन थे? राजगोपालचारी। तो इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसे आप अच्छे तरीके से एक डायग्राम इस तरह से बनाकर जहाँ पे आप बैठते हैं वहाँ पर चिपका दीजिए, बराबर उसको देखिए, ध्यान रखिए, मनन कीजिए। हर चीज का जो अंतिम था वही उसके आगे वाले का प्रथम बनता है। इस आधार पे आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, और यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपसे एग्जाम में पूछते हैं जब हम गवर्नर जनरल और वायसराय या गवर्नर जनरल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। ठीक है, अगर आपको कोई किसी टॉपिक पे डाउट है या आप चाहते हैं कि हम उस पर लेक्चर लें, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।